नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के पहले आर्टिकल यानी 12 से। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी स्टेट और अथॉरिटी जैसी टर्म्स में कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल 12 क्या है और इसमें जो स्टेट टर्म दी गई है उसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए हुए हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही अवेलेबल हैं। तो जो ये स्टेट वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, इस वर्ड को आर्टिकल 12 में डिफ़ाइन किया गया है। जो स्टेट वर्ड हम राज्यों के लिए यूज़ करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के केस में स्टेट का मतलब कुछ और है, जो कि आर्टिकल 12 में दिया है। तो आखिर इसका क्या मतलब है, तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 12 को। आर्टिकल 12 में 4 तरह की बॉडीज़ को स्टेट माना गया है। पहला है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर और पार्लियामेंट यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर। दूसरा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास उस रिस्पेक्टिव स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी उस रिस्पेक्टिव स्टेट में लॉज बनाने की पावर। तीसरा है जितनी भी लोकल और बाकी अथॉरिटीज़ जो इंडियन टेरिटरी के अंदर आती है वो स्टेट कहलाएंगी पार्ट 3 के केस में। चौथा, वो सभी लोकल और बाकी अथॉरिटीज़ जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है वो स्टेट कहलाएंगी, फिर चाहे ये अथॉरिटीज़ इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अदर अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, तो इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आगे जानने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड है अथॉरिटी। इस वर्ड का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति या बॉडी जिसके पास कमांड करने की पावर हो। आर्टिकल 12 के मुताबिक अथॉरिटी के पास पावर होती है कि लॉज, ऑर्डर्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, नोटिफिकेशन को वो बना सके। दूसरी टर्म है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर पंचायत्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, गवर्नमेंट ट्रस्ट्स आती हैं। तीसरी टर्म है अदर अथॉरिटीज़। इस टर्म को इंटरप्रेट करने में हमेशा डिबेट होती है, क्योंकि इस टर्म से साफ साफ नहीं पता चलता है कि किस अथॉरिटी की बात की गई है। ध्यान रहे, आर्टिकल 12 में ये टर्म गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लोकल अथॉरिटीज़ के बाद अलग से मेंशन की गई है। इसका मतलब इन अथॉरिटीज़ की बात तो नहीं की गई होगी अदर अथॉरिटीज़ में। अब इसके दो इंटरप्रिटेशंस हैं। पहले थोड़े कंजर्वेटिव मीनिंग को जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई के केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा अदर अथॉरिटीज़ का मतलब आर्टिकल 12 में दी हुई अथॉरिटीज़ से सिमिलर ही होगा, जिसका मतलब ऐसी अथॉरिटीज़ जो गवर्निंग और सॉवरेन फंक्शंस को परफॉर्म करती हो। इसमें किसी पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, जब तक कि वो स्टेट के द्वारा मेंटेन ना की जाती हो। दूसरा मीनिंग थोड़ा लिबरल है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहन लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदर अथॉरिटीज़ के अंदर हर उस अथॉरिटी को इंक्लूड किया जा सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी लॉ से बनाई गई हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अथॉरिटी सिर्फ गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शन ही परफॉर्म करती हो। ऐसे ही बाद के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अदर अथॉरिटीज़ टर्म को और ब्रॉड करते हुए कहा, जिस तरीके से स्टेट का मीनिंग सिर्फ एक पुलिस स्टेट से हटकर वेलफेयर स्टेट बनता जा रहा है, उसमें ज़रूरी है कि अथॉरिटीज़ शब्द का स्कोप और वाइड होना चाहिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और किसी लॉ के द्वारा बनाई गई अथॉरिटीज़ के अलावा और भी एजेंसीज़ जो गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। यही चीज़ रमना दयाराम शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जस्टिस भगवती ने दोहराई। कोर्ट ने कहा अगर कोई बॉडी गवर्नमेंट के लिए एजेंसी है तो उसको आर्टिकल 12 में दी हुई अथॉरिटी के अंडर इंक्लूड किया जा सकता है, फिर चाहे वो एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो या कोई गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी ही क्यों ना हो। इस केस में कोर्ट ने कुछ टेस्ट के बारे में बताया जिससे हमें पता चल सके कि कोई बॉडी गवर्नमेंट एजेंसी है या नहीं।
आइए इन्हीं टेस्ट को जानने की कोशिश करते हैं। पहले टेस्ट के मुताबिक यदि उस बॉडी में फंडिंग का सोर्स अगर गवर्नमेंट से आ रहा है तो हम उसको गवर्नमेंट की एजेंसी मान सकते हैं। दूसरे टेस्ट के मुताबिक यदि उस बॉडी को स्टेट किसी भी तरह से कंट्रोल कर रहा हो तब भी हम उस बॉडी को गवर्नमेंट एजेंसी मान सकते हैं। तीसरे टेस्ट के मुताबिक यदि उस बॉडी का काम पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए किया जाता है तब भी ऐसी बॉडीज़ को गवर्नमेंट एजेंसी माना जाएगा। चौथे टेस्ट के मुताबिक यदि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाता है तब भी वो बॉडी गवर्नमेंट एजेंसी ही रहेगी। पाँचवें टेस्ट के मुताबिक यदि किसी कंपनी की मार्केट में मोनोपोली है और उस मोनोपोली को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना सही समझती है तो वो बॉडी भी गवर्नमेंट एजेंसी ही रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल IRCTC। वापस आते हैं अथॉरिटीज़ के मीनिंग पर। चौथी अथॉरिटीज़ की अगर बात करें तो वो है अथॉरिटीज़ अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल होती हैं। आखिर इनका क्या मतलब है? अथॉरिटीज़ अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्म मेनली ऐसी अथॉरिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो इंडियन टेरिटरी के बाहर तो है लेकिन उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है। अब भले ही वो ट्रस्टी टेरिटरी हो या किसी इंटरनेशनल ट्रीटी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आई हो जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल हो, तो वहाँ के लोग भी पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके थोड़ा सा अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर हम अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल का देखें तो इन्हें हम स्टेट नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स का एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के मुताबिक कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी ही करती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लें जिसे मैनेज कोई प्राइवेट ट्रस्ट कर रही हो तो उसको हम आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट बोलेंगे क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट के मुताबिक ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी जिसमें हायर स्टडीज़ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं। यानी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। और हमने पहले देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए टेस्ट पर ये कंडीशन खरी उतरती है जिसकी वजह से डीम्ड यूनिवर्सिटी भी स्टेट मानी जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सवाल उठा कि आखिर बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया यानी BCCI आर्टिकल 12 में दिए हुए स्टेट टर्म में आता है या नहीं। ये बोर्ड ना ही किसी लॉ से बना है और ना ही इसमें गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है, ना ही BCCI को गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और ना ही BCCI कोई पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को स्टेट नहीं माना। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, वो है कि क्या जुडिशरी को स्टेट माना जाएगा या नहीं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास आया नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले ही जुडिशरी को स्टेट मान लिया जाए लेकिन तब भी आर्टिकल 32 में दी हुई रिट्स को जुडिशरी के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता है। फिर AR अंतुलय वर्सेस RS नायक के केस में कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी भी ऐसा कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता हो। इस हिसाब से तो हम मान सकते हैं कि जुडिशरी भी स्टेट माना जा सकता है। तो ये आर्टिकल 12 होता है यहीं ख़त्म। ऐसे ही क्रिस्प वीडियोस में हम बाकी फंडामेंटल राइट्स को कवर करते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हम जितनी भी इम्पॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रही होती है उनको भी एनालाइज करते हैं और आसान शब्दों में समझाते हैं। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स भी देख सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।